कहते हैं राजनीति में जो वक्त पहचान ले वो इतिहास बना देता है। और अगर वाकई बिहार के चुनाव में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बन जाती है तो इतिहास ही कहलाएगा। अगर फिर से 11वीं बार नीतीश कुमार सीएम बन जाते हैं तो ये इतिहास ही कहलाएगा। अगर एक बार फिर से 20 साल शासन में रहने के बाद एनडीए की सरकार बनती है तो ये नई तस्वीर होगी एक बार फिर से। इन तमाम बातों पर बातचीत करने के लिए आज बिहार के मधुबनी में दिन भर के चुनावी प्रचार के बाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, मधुबनी के बारे में कहते हैं कि मधुबनी के नाम से ही रस झरता है और ये पूरा मिथिलांचल का इलाका। शुरुआत कुछ ऐसे ही सवाल से करते हैं कि आपके लिए प्रचार बाकी राज्यों के प्रचार से कैसे अलग है? देखिए, बिहार भारत के इस इतिहास का एक बहुत अभिन्न अंग है और एक बहुत महत्वपूर्ण कालखंड में इतिहास के यहाँ से करीब करीब 1000 साल तक पूरे देश पर शासन चला है। और उसी समय बिहार में ज्ञान, कला, साहित्य, व्याकरण, खगोल शास्त्र, विज्ञान, इस सभी विधाओं में एक उत्कृष्ट शोध भी हुआ और शोध के परिणामों का संचय भी हुआ। यहीं पर विक्रमशिला और नालंदा विद्यापीठ हुए। यहीं से तक्षशिला का लगभग 500 साल तक वित्त पोषण हुआ। तो ये 3 बहुत बड़े महाविद्यालयों ने न केवल भारत के इर्द गिर्द जुड़े हुए चीन तक के सभी देशों में ज्ञान का प्रचार प्रसार किया है। और एक प्रकार से मैं साइंटिफिक डेटा के आधार पर कहना चाहता हूँ कि बिहार का युवा का आईक्यू दुनिया में करीब करीब सबसे ज्यादा है। बिहार के लोग बहुत खुश होंगे ये बात सुनकर। और मैं कई बार कहता हूँ इसको, और मेरे पास एक अलग प्रकार का डेटा भी है, मगर आज हमारे इंटरव्यू का विषय ये नहीं है। मैं राजनीति पर बाद में आऊंगी। सर, एक और सवाल है बस बिहार से जुड़ा। आप हमेशा कहते हैं अमित शाह जी की राजनीति हमारे लिए, सियासत हमारे लिए सिर्फ सत्ता का साधन नहीं है, विचारधारा पर हम जोर देते हैं। उस विचारधारा में बिहार कहाँ बैठता है? देखिए, बिहार भारत का ही हिस्सा है और एक प्रकार से पूरे भारत ने मेरी पार्टी की विचारधारा को स्वीकार किया है। तभी तो 1980 में बनी हुई, एक प्रकार से 1950 में, मगर 1980 में हमारा पुनर्जन्म हुआ। 80 से 2025 तक 45 साल के कालखंड में 17 साल भारतीय जनता पार्टी का राज रहा। और आज भारतीय जनता पार्टी की सबसे ज्यादा सरकारें हैं। एनडीए की मिलाए दे तो 2/3 देश में हमारी सरकारें हैं। हजारों तहसील पंचायतें हैं, सैकड़ों जिला पंचायतें हैं, सैकड़ों म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। ये विचारधारा की स्वीकृति का परिचायक है। और बहुत लंबे समय के बाद तीसरी बार हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। बिहार में इतनी सीटें दी हैं, 12-12 आप दोनों को। सर, अब तो वोटिंग का दिन पहले दौर के लिए करीब आ गया है। आपकी नजर में क्या स्थिति दिख रही है? बहुत अच्छी स्थिति है। हम कंफर्टेबल पोजीशन में हैं। हम 160 से ज्यादा सीटों के साथ बिहार में बहुमत प्राप्त करेंगे। 160 का आप दावा कर रहे हैं? मतलब 160 से ज्यादा मतलब सब पार्टियों की अच्छी परफॉर्मेंस आपको लग रहा है कि जेडीयू भी अच्छा करेगी या बीजेपी ज्यादा अच्छा करेगी? कमोबेश सबका स्ट्राइक रेट हमारा समान रहेगा। सबका स्ट्राइक रेट समान रहेगा। ये बहुत दिलचस्प है। सर, जो लास्ट पीसी हुई है और मैनिफेस्टो पर आ जाते हैं सीधा। मुझे भी एहसास है आप सुबह से लगातार प्रचार में गए। मैनिफेस्टो पे जब हम आते हैं तो मैनिफेस्टो में आपने भी 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया है, रोजगार का। आप कह रहे हैं हाँ कि अब आप ठीक बोल रही हैं। हाँ, रोजगार हम सृजन करेंगे। इसमें कितनी सरकारी नौकरी होगी, कितना रोजगार सृजन, क्या कोई रोड मैप है? देखिए, रोजगार के 3 हिस्से हैं: सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी और स्वरोजगार जी। ये तीनों का प्रमाण इसमें क्या होगा वो हम 2 साल में तय कर लेंगे। अभी तक 11 साल में हमने बिहार के अंदर इंडस्ट्री के लिए जो बहुत जरूरी है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम किया है। रोड, रास्ते, ब्रिजेस, बिजली के कारखाने, ढेर सारा
इंडस्ट्री के लिए जो जरूरी है वो इंफ्रास्ट्रक्चर मोदी जी बना चुके हैं। कई सारी बड़ी इंडस्ट्री भी यहाँ पर लगाई है, जैसे इथेनॉल उत्पादन में आज बिहार देश में सबसे पहले नंबर पर है, जो पहले कभी चित्र में नहीं था। बरौनी का खाद का कारखाना शुरू हो चुका है, 2 बड़े बिजली के कारखाने बन रहे हैं, पीएम मित्र पार्क टेक्सटाइल पार्क बहुत बड़ा बन रहा है, 9 इंडस्ट्रियल एस्टेट जिसमें मिनिमम कम भूमि वाला इंडस्ट्रियल एस्टेट 550 एकड़ का है, ऐसे 9 बड़े इंडस्ट्रियल एस्टेट बन चुके हैं। और बिहार के अंदर किस प्रकार की इंडस्ट्री आ सकती है, इसकी सारी संभावनाओं को तराश भी लिया गया है। नई बिहार सरकार बनने के बाद कोऑपरेटिव और कृषि के संलग्न उद्योगों के माध्यम से कितने कुटीर उद्योग, ग्राम उद्योग और स्वरोजगार का सृजन होगा, उसका भी हम डिटेल प्लानिंग करेंगे। इंडस्ट्री से कितना होगा उसका भी डिटेल प्लानिंग करेंगे। और इस सबको संभालने के लिए जो सरकारी नौकरी कितनी सृजित होगी उसका भी हम डिटेल प्लानिंग करेंगे। मैं एक छोटा उदाहरण देना चाहता हूँ। हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, इतने गंगा जी पर करीब करीब 4 पुल बन चुके हैं, 10 बन रहे हैं, हजारों किलोमीटर एक्सप्रेसवे बनाए हैं, सारी रेलवे की लाइन का दोहरीकरण और बिजलीकरण दोनों हो रहा है, 158 रेलवे स्टेशन नए बन रहे हैं, बिजली के कारखाने लगे, बाकी सारी चीजें हो रही हैं। ये सबका ही हिसाब करें तो 7 करोड़ से ज्यादा मानव दिन का हम रोजगारी का सृजन कर चुके हैं। 7 करोड़ मानव दिन की बात हाँ, मानव दिन, ठीक है, वर्क डेज ये हम कर चुके हैं। तो इसी तरह से सारी चीजों को मिल मिलाकर हमारा जो ये वादा है, इसके पीछे हमारी गणित भी है और तैयारी भी है।